दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर जिंदगी अचानक सब कुछ छीन ले तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए एक दिन आप उठते हैं और पाते हैं आपके पास न घर है, न परिवार, न आपके सपने और न ही आपकी पहचान। आपके चारों ओर सिर्फ डर, दर्द और मौत का साया है। ये कहानी है विक्टर फ्रैंकल की, एक ऐसे इंसान की जिसने इंसानी जिंदगी के सबसे डरावने हालात झेले। वे नाजी के डेथ कैंप में थे, जहां लोग रोज मरते थे, जहां उम्मीद एक मजाक जैसी लगती थी और जहां जीना एक चमत्कार था। लेकिन इन्हीं हालात में विक्टर ने जिंदगी का असली मतलब खोज निकाला। उन्होंने साबित किया कि जब हम अपने क्यों को पकड़ लेते हैं तो हम हर कैसे को झेल सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूं 1942 के उस समय में, जहां विक्टर की ये अद्भुत यात्रा शुरू हुई। 1942 वियना। विक्टर फ्रैंकल एक जाने-माने मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट थे। उनका अपना क्लिनिक था, एक प्यारी पत्नी, बुजुर्ग माता-पिता। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी इतिहास ने करवट बदली। द्वितीय विश्व युद्ध तेज हो चुका था। नाजी सेना ने यहूदियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक दिन विक्टर और उनका पूरा परिवार पकड़ लिया गया। उन्हें एक मालगाड़ी जैसे डिब्बे में भरकर सैकड़ों मील दूर ले जाया गया, ऑशविट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप। वहां पहुंचते ही जो दृश्य विक्टर ने देखे वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। चारों ओर कंटीली तारों की बाढ़, सशस्त्र सैनिक और हर तरफ मौत की गंध। पहली ही लाइन में एक अधिकारी ने हाथ के इशारे से तय कर दिया कौन जिंदा रहेगा और कौन तुरंत गैस चैम्बर भेजा जाएगा। कुछ सेकंड में इंसान की किस्मत तय हो जाती थी। विक्टर और कुछ अन्य लोगों को बाईं तरफ भेज दिया गया। मतलब, फिलहाल जीने का मौका मिला। लेकिन उनका परिवार, उनकी पत्नी, माता-पिता, किसी को नहीं पता वे कहाँ भेजे गए। फिर उनकी तलाशी हुई। शादी की अंगूठी, पिता का दिया हुआ गरम कोट, जेब में रखी थोड़ी सी रोटी, सब छीन लिया गया। विक्टर कहते हैं, जब मैंने अपनी अंगूठी उतारी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा अतीत मुझसे अलग कर दिया गया हो। लेकिन असली सदमा तब लगा जब उनके अपने कपड़े भी उतार लिए गए और उनके हाथ में सिर्फ एक नंबर पकड़ा दिया गया। अब वे विक्टर फ्रैंकल नहीं थे, वे एक कैदी नंबर बन गए थे। कैंप की जिंदगी नर्क से भी बदतर थी। सुबह अंधेरे में उठना, भूखे पेट घंटों ठंड में खड़े रहना और दिन भर कठिन मजदूरी करना। रोटी का एक छोटा टुकड़ा और पानी जैसा सूप, यही खाना था। हर दिन लोग गिरते और मरते थे, कभी बीमारी से, कभी ठंड से और कई बार सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जीने की चाह छोड़ दी थी। लेकिन विक्टर ने एक अजीब बात देखी। जो लोग अपने मन में कोई मकसद रखते थे, चाहे वो अपने प्रियजन से मिलने की उम्मीद हो या किसी अधूरे काम को पूरा करने की चाह, वे ज्यादा समय तक जी पाते थे। उन्होंने महसूस किया, जिंदगी का मतलब हमारे हालात तय नहीं करते, हमारी सोच तय करती है। हालात चाहे कितने भी क्रूर क्यों न हों। अगर आपके पास जीने का एक क्यों है तो आप हर कैसे को सह सकते हैं। कैंप में दिन और रात का कोई फर्क नहीं था। सूरज भी मानो कैद हो गया था। हर सुबह कैदियों को पंक्ति में खड़ा किया जाता, गिनती होती, फिर उन्हें भारी काम पर भेज दिया जाता। ठंडी बर्फ में घंटों खड़े रहना, हड्डियों को तोड़ देने वाली मजदूरी और शरीर पर एक पतला कपड़ा, कई बार पैरों में जूते तक नहीं होते। भूख ऐसी कि पेट में जलन होने लगती, लेकिन खाने में बस एक छोटा सा सूखा रोटी का टुकड़ा और पानी जैसा पतला सूप। विक्टर ने देखा, कुछ कैदी शारीरिक रूप से मजबूत थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में टूट गए और मर गए। वही कुछ कमजोर दिखने वाले लोग महीनों तक जिंदा रहे। फर्क कहाँ था? फर्क था मन की ताकत में। एक दिन जब वे काम से लौट रहे थे, उनके साथ का एक कैदी धीरे धीरे बर्फ में गिर पड़ा। सैनिक ने उसे लात मारी और चिल्लाया, उठ! लेकिन वो नहीं उठा। वो वही ठंडी बर्फ में हमेशा के लिए सो गया। विक्टर समझ गए, शरीर तब हारता है जब मन पहले ही हार मान लेता है। वे खुद को बार बार एक ही बात याद दिलाते, मैं यहाँ से निकलकर अपनी पत्नी से मिलूंगा, मैं अपने अधूरे काम को पूरा करूंगा, मैं इन अनुभवों को लोगों के साथ साझा करूंगा।
उनके लिए ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, बल्कि जीने की वजह थी। विक्टर ने एक और चीज नोट की। कैंप में जो लोग अपने साथी कैदियों की मदद करते थे, जैसे किसी को रोटी का छोटा टुकड़ा बांट देना या ठंड में अपनी जगह किसी को दे देना, वे खुद भी थोड़ा थोड़ा मजबूत महसूस करते थे। ये छोटा सा निस्वार्थ भाव अंधेरे में एक मोमबत्ती की तरह था। उन्होंने महसूस किया, दुनिया आपसे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन एक चीज नहीं छीन सकती, आपका रवैया, आपकी सोच। वो कहते हैं, हम हमेशा हालात नहीं चुन सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि उन हालातों में हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे। आपकी सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया खुद चुन सकते हैं। यही रवैया आपको बचा भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। कैंप में हर दिन मौत का डर साथ चलता था। आप कभी नहीं जानते थे कि अगला पल आपका होगा या नहीं। कभी अचानक सैनिक आकर लाइन बनवाते और फिर इशारे से तय कर देते कौन काम पर जाएगा और कौन सीधे गैस चैम्बर। एक सर्द सुबह विक्टर और बाकी कैदियों को मैदान में खड़ा कर दिया गया। ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी, लेकिन असली ठंड तो उनके दिल में थी, क्योंकि आज चयन का दिन था। चयन यानी सिलेक्शन। एक तरफ जिंदा रहने का मौका, दूसरी तरफ मौत। सैनिक एक एक करके हर कैदी को देख रहा था। जो कमजोर या बीमार दिखता, उसे दाहिनी तरफ भेज दिया जाता, यानी सीधा मौत की ओर। जब सैनिक विक्टर के पास आया, उन्होंने सीधा खड़े होकर अपने आप को जितना हो सके मजबूत दिखाने की कोशिश की। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरा शांत था। सैनिक ने उन्हें एक नजर देखा और बाईं तरफ भेज दिया। उस पल विक्टर ने मौत की ठंडी सांस अपने कानों में महसूस की और समझा कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है। उस रात विक्टर नींद में भी कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को एक बार फिर वही बात दोहराई, मुझे जीना है ताकि मैं ये सब दुनिया को बता सकूं। उन्होंने एक मानसिक तरीका अपनाया। जब भी उन्हें भूख, ठंड या डर सताता, वे अपने आप को भविष्य में देख लेते, एक क्लासरूम में, अपने छात्रों को ये अनुभव सुनाते हुए। ये कल्पना इतनी सजीव होती कि उन्हें कुछ मिनटों के लिए कैंप की दीवारें भूल जातीं। ये उनका मानसिक शरणस्थान था, जहां सैनिक, भूख और मौत की गंध नहीं पहुंच सकती थी। एक और घटना ने उन्हें और मजबूत बनाया। एक दिन बर्फ में काम करते हुए एक साथी कैदी ने उनसे फुसफुसाकर कहा, हम यहाँ क्यों जी रहे हैं? विक्टर ने धीरे से जवाब दिया, ताकि हम ये दिखा सकें कि इंसान हालात से बड़ा होता है। उस साथी की आंखों में एक चमक आ गई। शायद उसी दिन उसने हार मानना छोड़ दिया। विक्टर को एहसास हुआ, हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, हम दूसरों के लिए भी जीते हैं। कई बार किसी और को उम्मीद देने से आप खुद भी मजबूत हो जाते हैं। अगर आपके पास जीने की वजह है, तो मौत भी आपको हराने में जल्दी नहीं कर सकती। और कभी-कभी वो वजह सिर्फ खुद नहीं, बल्कि किसी और के लिए जीना होती है। साल 1945। युद्ध अब अपने अंतिम दिनों में था, लेकिन कैंप के अंदर ये बात कोई नहीं जानता था। सैनिक पहले से ज्यादा क्रूर हो गए थे, जैसे उन्हें अंदाजा हो कि उनका समय खत्म होने वाला है। विक्टर और बाकी कैदियों की हालत अब बेहद कमजोर थी। भूख से शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और मन कई बार हार मानने को तैयार हो जाता था। लेकिन हर सुबह उठकर विक्टर अपने आप से कहते, शायद आज वो दिन हो जब हम आजाद होंगे। एक दिन कैंप के बाहर से गोलियों और धमाकों की आवाजें आने लगीं। ये संकेत था कि युद्ध पास आ चुका है, लेकिन साथ ही एक डर भी था। अगर नाजी पीछे हटे, तो वो अपने पीछे गवाह नहीं छोड़ेंगे। मतलब, सारे कैदियों को खत्म कर देंगे। उस रात सैनिकों ने सभी कैदियों को एक साथ इकट्ठा किया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। विक्टर के मन में डर और उम्मीद दोनों थे, लेकिन तभी अचानक कैंप के गेट के पास अफरातफरी मच गई। कुछ सैनिक भाग रहे थे। दूर से टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी।
अगले दिन सुबह कैंप में जो दृश्य था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। नाजी सैनिक गायब थे और उनकी जगह अब मित्र देशों के सैनिक आ चुके थे। पहली बार कंटीली तारों के पीछे से सूरज की किरणें अलग लग रही थी। ये आज़ादी की रोशनी थी, लेकिन आज़ादी का ये पल भी दर्द से खाली नहीं था। विक्टर अपने परिवार को ढूंढने लगे, लेकिन सच बहुत कठोर था। उनकी पत्नी, उनके माता-पिता, सभी युद्ध में मारे जा चुके थे। विक्टर के पास अब खोने को कुछ नहीं था, लेकिन एक नई जिम्मेदारी थी, दुनिया को ये सिखाना कि कैसे सबसे बुरे हालात में भी इंसान जीने का कारण ढूंढ सकता है। उन्होंने अपने अनुभव, अपने सीखे सबक और अपने सारे दर्द को एक किताब में बदलने का निश्चय किया। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। जिंदगी हमें सब कुछ छीन सकती है, लेकिन जीने का कारण छीनने की ताकत किसी के पास नहीं होती। आज़ादी के बाद विक्टर फ्रैंकल के सामने एक खालीपन था। परिवार नहीं रहा, पुरानी जिंदगी खो चुकी थी, लेकिन उनके पास एक खजाना था, कैंप में सीखे हुए सबक। उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी का असली सवाल ये नहीं है, मुझे जिंदगी से क्या चाहिए, बल्कि जिंदगी मुझसे क्या चाहती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सुख, आराम और सफलता चाहिए, लेकिन विक्टर ने देखा कि सबसे कठिन हालात में भी जो लोग जीने का कारण ढूंढ लेते हैं, वही बचते हैं। विक्टर कहते हैं, जीवन का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कभी वो किसी प्रियजन के लिए जीना होता है, कभी किसी अधूरे सपने के लिए, और कभी सिर्फ ये साबित करने के लिए कि इंसान हालात से बड़ा है। उन्होंने एक और गहरी बात कही, आपके साथ क्या होता है, ये हमेशा आपके बस में नहीं है, लेकिन आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। कैंप में उन्होंने देखा था, कुछ लोग रोटी का आखिरी टुकड़ा भी किसी और को दे देते थे। वो भूखे थे, कमजोर थे, लेकिन उन्होंने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। यही असली आज़ादी है। हालात चाहे जैसे हों, अपनी सोच और अपने चुनाव पर आपका हक बना रहता है। फ्रैंकल का संदेश साफ था, अगर आपके पास क्यों है, तो आप किसी भी कैसेस को सह सकते हैं। मतलब, अगर आपके पास जीने की एक मजबूत वजह है, तो चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, आप उन्हें सहने का तरीका ढूंढ लेंगे। उन्होंने अपनी किताब में यही संदेश पूरी दुनिया को दिया, और यह किताब लाखों लोगों के लिए अंधेरे में एक रोशनी बन गई। जिंदगी का अर्थ हमें कोई और नहीं देता, हमें खुद उसे खोजना पड़ता है, अपने काम में, अपने रिश्तों में, और उस जिम्मेदारी में जो जिंदगी हमसे मांगती है। इस तरह मैन्स सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है, जो हमें दिखाती है कि सबसे बुरे हालात में भी हम इंसानियत, उम्मीद और अर्थ को चुन सकते हैं। आपने अभी अभी विक्टर फ्रैंकल की कहानी सुनी, एक ऐसी कहानी जहां इंसानियत, उम्मीद और अर्थ मौत और अंधेरे से भी बड़ी साबित हुई। फ्रैंकल ने हमें सिखाया कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि किसी कारण से जीने के लिए है। मुश्किलें, दर्द और हानि, ये सब हमारी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन ये हमारी पहचान तय नहीं करते। हमारी पहचान तय होती है हमारे चुनावों से, हमारे दृष्टिकोण से, और उस वजह से जिसके लिए हम हर सुबह उठते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपके सामने एक मुश्किल सवाल रखे, तो डरिए मत। अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, जिंदगी इस वक्त मुझसे क्या चाहती है? शायद जवाब कोई इंसान हो, शायद कोई सपना, या शायद सिर्फ ये साबित करना कि आप हालात से बड़े हैं। याद रखिए, अगर आपके पास क्यों है, तो आप किसी भी कैसेस को सह सकते हैं। ये थी मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, एक कहानी जो हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक चिंगारी काफी है रास्ता रोशन करने के लिए।